वुचु सा गोबर आपने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें खाली ये दिखाता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, लेकिन रेस्पॉन्सिवनेस नहीं दिखाता है कि कितना रेस्पॉन्सिव डिमांड है टू ए गिवन चेंज इन प्राइस। तो ये रेस्पॉन्सिवनेस हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, तीन तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। एक तो है प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। हमारे सिलेबस में जो है दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड टू ए गिवन चेंज इन प्राइस। यानी अगर प्राइस में कोई परसेंटेज चेंज होती है तो डिमांड कितना रेस्पॉन्सिव है, कितने परसेंट चेंज डिमांड में होगी, ये दिखाता है हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द रेशियो बिटवीन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या है? ये कल भी मैंने आपको बताया। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रेस्पेक्ट टू ए गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे इनकम की बात हो रही है। तो और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द degree of responsiveness of the demand for a commodity to a given change in price of its substitute। जब हम रेस्पॉन्सिवनेस डिमांड की देखते हैं प्राइस के साथ तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम के साथ तो इनकम इलास्टिसिटी, और प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट के साथ जब हम रिलेशन देखते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, तो वो हो गई क्रॉस इलास्टिसिटी। अब हम सीधे आते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला जो है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हम किस डिमांड को कहेंगे, किस इलास्टिसिटी को कहेंगे कि इट इज परफेक्टली इलास्टिक? Perfectly elastic demand is when due to a very small change in price of commodity, its demand can change to any extent. The demand is said to be perfectly elastic. In such a case, demand can change infinitely without a change in price. देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये है प्राइस और ये है डिमांड। अगर प्राइस है 2, डिमांड है 10, प्राइस 2 ही है, डिमांड है 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट चेंज हुआ, तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर जो है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और हमारा डिनोमिनेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कुछ 20% चेंज हो गया, -20 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 0। तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आप 2 तरीकों से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक ये कि जब प्राइस में कोई चेंज ना हो और डिमांड चेंज हो तो उससे परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। दूसरा कि अगर स्लाइटेस्ट चेंज प्राइस में हो तो इसमें डिमांड जो है, डिमांड चेंजेस इन्फिनिटली। तो यहां पे हम जब डिमांड करू देखते हैं, डिमांड करू इसमें है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पे डिमांड करू जो है परफेक्टली इलास्टिक में इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, तो परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ये इलास्टिक नहीं है, ये चेंज नहीं होती है डिमांड। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हो गया जब प्राइस चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज ना हो, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहाँ पे ये फिगर जो है ये गलत है, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको फिगर क्या है इसमें। तो यहाँ पे इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है ये फिगर। व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी डज नॉट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। इन सच ए केस द डिमांड कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे आप देखिए जब प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस वाज 1 एंड डिमांड वाज 10, प्राइस इज 2 एंड डिमांड रिमेन्स सेम।
तो इस किस्म की डिमांड को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे डिमांड करूं जो है वो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब है हमारे अदर डिग्रीज इन एक्सट्रीम्स के बगैर, वो है यूनिटरी इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिट इलास्टिक और लेस इलास्टिक जिसको कहते हैं, मोर देन यूनिट इलास्टिक और मोर इलास्टिक जिसको हम कहते हैं। तो ये यूनिट इलास्टिक क्या है? देखिए, आपने पहले ही देखा कि प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है, इट इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी न्यूमरेटर हमारा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिनोमिनेटर हमारा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक किसको कहते हैं? जब हमारा इलास्टिक ऑफ डिमांड EP इज इक्वल टू 1 के बराबर हो। तो 1 के बराबर कब आएगा? जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, तब हमारा आंसर 1 आएगा। यानी व्हेन percentage change in quantity demanded and percentage change in price is equal, elasticity of demand is said to be unitary or unit elastic demand. यही हमने यहाँ पे लिखा है, when demand changes in the same proportion in the opposite direction in which proportion price changes, elasticity of demand is said to be unitary. In other words, here percentage change in demand is equal to percentage change in price of the commodity. तो दूसरा लेस इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक मींस यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 आता है। EP इज लेस देन 1। तो फार्मूला आपको पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये लेस देन 1 कब आएगा? जब हमारा न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तब हम जाके कह सकते हैं कि इट इज लेस इलास्टिक डिमांड। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड इज सेड टू बी लेस इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक। तो यहाँ पे हमारा EP जो निकलता है दैट इज लेस देन 1, लेस देन और ग्रेटर देन 1। यहाँ पे व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा, तो जवाब तो 1 से बड़ा आएगा। तो दैट इज, यही हमने यहाँ पे बोला, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिमांड इज सेड टू बी मोर इलास्टिक और ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। तो ये थी हमारी 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है और तीनों मेथड अल्फ्रेड मार्शल ने दिए। वो 3 मेथड कौन से है? प्रोपोर्शनेट और जिसको परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है। दूसरा है जियोमेट्रिक मेथड, जहां पे हम पॉइंट्स पे डिमांड करो के पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं और इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं। और तीसरा टोटल आउटले या एक्सपेंडिचर मेथड जिसको कहते हैं। डायरेक्ट आते हैं हम परसेंटेज मेथड पे। तो परसेंटेज मेथड जो है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो हमने यहाँ पे आपको बताया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए इक्वेशन ये है हमारी फार्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट चेंज हुआ, ये हम कैसे देखेंगे? देखो, चेंज इन डिमांड में कितना चेंज हुआ अपॉन इनिशियल डिमांड, यानी पहले कितना डिमांड था, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये वाला चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड, इनिशियल माने पहले कितना डिमांड था, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डिवाइडेड बाय, नेगेटिव साइन यहाँ पे मत भूलिएगा, हाँ, नेगेटिव साइन यहाँ दिखाता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस
चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको पता है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज हम निकालते हैं ऐसे ही, फार्मूला उसके लिए यही है। तो अगर हम देखेंगे कि चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज हुआ, देखो मैं यहां पे लिखता हूं सीधे सिंपल वर्ड्स में, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस वाज 1 एंड क्वांटिटी डिमांड वाज 10। प्राइस गोज टू 2, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2 और डिमांड जो है ये 8 होती है। अगर मैं यहां पे कहूंगा चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज हुआ है, तो इनिशियल डिमांड यानी पहले कितनी थी Q1 माइनस न्यू डिमांड, अब नई डिमांड। इनिशियल डिमांड का हिस्सा का चला देखो चेंज इन डिमांड 2 है यहाँ पे और चेंज इन प्राइस 1 है। ये हम कैसे निकालते हैं, देखो Q1 मीन्स फाइनल डिमांड कितनी है, माइनस Q मीन्स इनिशियल डिमांड अपॉन Q इनिशियल डिमांड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100 ये कैंसिल हो गया दोनों का, ठीक है, डिवाइडेड बाय P1 यानी नया प्राइस जो है वो कितना है, माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल Q यानी Q1 माइनस Q हो गया डेल Q, चेंज कितना हुआ डिमांड, डिवाइडेड बाय Q इनिशियल डिमांड कितनी थी, अपॉन Q डेल P चेंज कितना हुआ प्राइस में, डिवाइडेड बाय P तो इनिशियल प्राइस कितना था। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन को कंटिन्यू करते हुए डेल Q डिवाइड बाय Q। जब हम इस डिवाइड को चेंज करते हैं इनटू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तो ये हमने सीधे यही लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मींस उल्टा P डिवाइड बाय डेल P। तो ये आ गई हमारी फार्मूला। हम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q इंटू डेल Q डिवाइड बाई डेल P। तो ये आपकी फाइनल फार्मूला बनती है परसेंटेज मेथड से। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज मेथड, ठीक है। तो इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड, ये हमें रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड एक्सपेंडिचर। ये भी मार्शल का दिया हुआ मेथड है। अंडर दिस मेथड टू मेजर elasticity of demand, one finds out how much and in what direction total expenditure changes as a result of change in price of the commodity। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है अगर प्राइस है 1, क्वांटिटी डिमांडेड यानी डिमांड है 5, तो खर्चा कितना होगा इस कमोडिटी पे। वो 1 रुपए का आइसक्रीम है, आप 5 आइसक्रीम डिमांड करते हो, खर्चा कितना होगा 5 P मल्टीप्लाइड बाई Q हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 5। अगर 2 रुपए का है तो 4 डिमांड करते हैं आप, तो टोटल एक्सपेंडिचर 8 है। अब इसमें इस मेथड के थ्रू हम क्या देखते हैं कि प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है और कितना चेंज हुआ है। तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि ये कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। वी कैन कंसीडर 3 पॉसिबल सिचुएशन। देखिए डिग्रीज तो हमारे पास 5 है, लेकिन यहां थ्रू दिस मेथड वी कैन एक्सप्लेन ओनली 3 डिग्रीज विदाउट द एक्सट्रीम 2। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक इसमें नहीं है। 3 कंडीशंस है इसमें, 3 डिग्रीज। दैट इज पहला जो है, इफ राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मेक्स नो चेंज इन इट इज टोटल एक्सपेंडिचर, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। ये भी याद रखिए, अगर प्राइस चेंज होने से, प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर में, मैं डिमांड की बात नहीं करता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता, तो इसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक। देखिए कैसे, हमारा प्राइस कितना है 5, क्वांटिटी डिमांडेड कितने हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या बनता है हमारा। तो अब प्राइस चेंज होता है, प्राइस पहले 5 था, अब कितना बन गया 6। प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड तो डिक्रीज हो गई किससे 5,
और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहा, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा। तो जब प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं ये यूनिट इलास्टिक डिमांड है। यहां हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की बात नहीं करते हैं, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो यहां पे इफ विद फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अगर कमोडिटी का प्राइस कम हो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, और इससे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, एंड विद राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, और प्राइस राइज होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होता हो, तो देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। तो हम इसको कहते हैं ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। किसको हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक? व्हेन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो हम कहते हैं इट इज ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो यहां हमारी एग्जांपल है कि जब प्राइस 6 था, डिमांड 5 और टोटल एक्सपेंडिचर 30। अब प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 40 हो गया, तो ये होगी ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। और तीसरी कंडीशन, इफ there is direct relationship between price and total expenditure, that is with fall in price total expenditure falls, and with rise in price total expenditure rises. It is a case of less than unit elastic demand. तो यहाँ पे हमने लिखा है if with fall in price of commodity total expenditure decreases, and with rise in it is price total expenditure increases, the demand for that commodity is less than unit elastic. तो यहां पे एक ही डायरेक्शन में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर जाते हैं। जो ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक था उसमें मैंने आपको बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसमें सेम डायरेक्शन में। तो यहां पे देखिए प्राइस हमारा 5, डिमांड 10 और टोटल एक्सपेंडिचर 50। प्राइस ज्यादा होने से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा हो गया, तो इसको कहते हैं ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। हियर इलास्टिक ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। तो अगर हम इसको एक ग्राफ के जरिए समझाए, देखिए एक मैंने आपको बताया एक पोर्शन, ये TE जो है इट इज टोटल एक्सपेंडिचर करो, एंड अलोंग दिस एक्स एक्सिस वी मेजर टोटल एक्सपेंडिचर, अलोंग वाई एक्सिस वी मेजर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर करो है, आप देखिए कि 3 स्लोप्स है इसके, T से B तक डाउनवर्ड स्लोप है, B से C तक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू Y एक्सिस, और C से D तक अपवर्ड स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप याद कीजिए अभी मैंने आपको 3 डिग्रीज बताई कि व्हेन देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस वक्त कर्व जो होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो E से C तक ये है इलास्टिक ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। पहला वाला जो मैंने आपको बताया था देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, वो है B से C तक। प्राइस में कितनी चेंज हो लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होती है फ्रॉम B टू C। तो यहाँ पे इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। और दूसरा वाला पोर्शन मैंने जो आपको बताया था वायर देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, तो कर्व जो टोटल एक्सपेंडिचर की बनेगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग T टू B यहाँ पे दिखाता है इज ग्रेटर देन 1। तो इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिक ऑफ डिमांड, तो ये हमने आपको बताया, यही जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं पॉइंट्स यहाँ पे यही। अब है जियोमेट्रिक मेथड, अब है जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड क्या है इलास्टिक ऑफ डिमांड का? जियोमेट्रिक मेथड में हम वी टेक ए स्ट्रेट लाइन डिमांड करो, हम एक स्ट्रेट लाइन डिमांड करो लेते हैं एंड वी मेजर इलास्टिक ऑफ डिमांड एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ दैट डिमांड करो। हम उस डिमांड करो के वेरियस पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। तो
दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं। तो ये मेथड भी मार्शल ने दिया है हुआ है। तो फार्मूला क्या है इस मेथड के जरिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का? तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, देखिए जब हम एक डिमांड करू लेते हैं, जब हम एक डिमांड करू लेते हैं, स्ट्रेट लाइन डिमांड करू दिस mn, तो डिमांड करू पे हम अगर कोई पॉइंट लेंगे, मानो ये पॉइंट P लिया हम, इट डिवाइड्स डिमांड करू इनटू टू सेगमेंट्स। एक तो बिलो रहता है लवर पोर्शन और दूसरा अपर पोर्शन, और इस लवर पोर्शन को कहते हैं लवर सेगमेंट ऑफ डिमांड करो, और इस अपर पोर्शन को कहते हैं अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड करो। तो फार्मूला जो हमारी है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू दिस ज्योमेट्रिक मेथड, लवर सेगमेंट ऑफ डिमांड करो अपॉन और डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड करो। तो देखिए चलो हमने लिया पॉइंट P, यहां पे डिमांड करो है हमारी mn और पॉइंट है हमारा P। आप मुझे बताओ कि अगर हम इस फिगर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढेंगे, दैट इज लवर सेगमेंट ऑफ डिमांड करो डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड करो, तो लवर सेगमेंट इसमें क्या रह गया? आप Pn या Np कह सकते हैं, Pn, तो ये हो गया Pn डिवाइड बाय Pm, तो ये हो गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। तो यहाँ पे क्या दिखाया हमने ये मिडल में एक पॉइंट दिखाया है P, तो हम कह सकते हैं कि जितना अपर सेगमेंट है उतना लवर भी है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 और यूनिटी, और इट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो हम आगे जाते हैं, देखिए इसी तरह हम एक डिमांड करू लेते हैं। डिमांड करू जो है ये है mn एक डिमांड करू है, तो इस पे पहला पॉइंट जो हम डालते हैं दैट इज पॉइंट P। डिमांड करू के मिडल में हम एक पॉइंट डालते हैं दैट इज पॉइंट P। आपको कंसीडर करना है कि ये बाकी पॉइंट इस पे नहीं है, बस पॉइंट P है। तो एट पॉइंट P इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज इक्वल टू लवर सेगमेंट हो गया Pn लवर सेगमेंट फ्रॉम P डिवाइड बाय अपर सेगमेंट हो गया Pm। तो ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 इफ पॉइंट P इज एट द मिडल ऑफ द डिमांड करो। अगर पॉइंट मिडल पे है तो लवर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बराबर हो गया। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो तो जवाब 1 आता है। तो देन लवर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट, अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Pn अपॉन Pm दैट इज 1। ये समझ में आया? हो गया मिड पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन डिमांड करूं के मिडल पॉइंट पे हमेशा यूनिट इलास्टिक डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अगर हम कोई दूसरा पॉइंट ले इसी डिमांड करू पे दैट इज पॉइंट A, तो एट पॉइंट A डिमांड किसके बराबर होगा? लवर सेगमेंट यानी An, है ना? लवर सेगमेंट, बाकी पॉइंट्स आपको बोलने हैं। लवर सेगमेंट दैट इज An अपॉन अपर सेगमेंट Am। तो आप देखिए लवर सेगमेंट ऊपर, अपर सेगमेंट नीचे। तो लवर सेगमेंट यानी लवर सेगमेंट जो है हमारा न्यूमरेटर है और अपर सेगमेंट डिनोमिनेटर। जब हमारा न्यूमरेटर इतना बड़ा है और डिनोमिनेटर इतना छोटा, तो जवाब एक से ज्यादा आएगा या एक से कम? एक से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है An डिवाइड बाई Am इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज An जो है लवर सेगमेंट इज ग्रेटर देन Am जो अपर सेगमेंट है। ये समझ में आया? इसके बाद हम पॉइंट B पे लेते हैं। देखो पॉइंट B पे लवर सेगमेंट क्या है? Bn, और अपर सेगमेंट क्या है? Bm, यानी लवर सेगमेंट छोटा और अपर सेगमेंट बड़ा। तो छोटा डिवाइड बाय बड़ा इज लेस देन 1, हो गया ना? तो ये हमने यहाँ पे लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 एट पॉइंट B। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है Bn डिवाइड बाय Bm लेस देन 1 और लेस देन यूनिट इलास्टिक बिकॉज Bn जो लवर सेगमेंट है इज लेस देन Bm जो अपर सेगमेंट है। ये समझ में आया? अच्छा, इसके बाद एट पॉइंट
बी भी आ गया। अब हम इन दो एक्सट्रीम्स को लेते हैं। एक तो है हमारा पॉइंट एन। एट पॉइंट एन इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो क्यों 0 है? तो यहाँ पे लोअर सेगमेंट रह गया सीधे एन, एन मीनस 0 डिवाइड बाय अपर सेगमेंट हो गया एन एम, पूरी लाइन ऊपर की तरह रह गई। तो यहाँ पे इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है 0 डिवाइड बाय एन एम इज इक्वल टू 0 बिकॉज लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जिसको हम कहते हैं, जहां पे इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एट पॉइंट एम पे पूरा जो डिमांड करो है वो तो लोअर सेगमेंट में चली जाती है और अपर सेगमेंट में कुछ नहीं बचता है, खाली एम बचता है। एम मीनस 0, एम इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 0। तो इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू एन एम डिवाइड बाई 0। तो एनी नंबर डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी बिकॉज अपर सेगमेंट इज 0। ये समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिक ऑफ डिमांड। अब हम आते हैं सीधे लास्ट टॉपिक जो इलास्टिक का है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले नेचर ऑफ कमोडिटी। पहला फैक्टर जो है कि कमोडिटी क्या है। कमोडिटी नेसेसिटी है या ये लक्जरी है? अगर नेसेसिटी है, नेसेसरी वो कमोडिटी होती है जिसकी यूज को हम अवॉइड नहीं कर सकते। देखो बेटा, जिसकी यूज को हम अवॉइड नहीं कर सकते, अगर प्राइस कितना भी चेंज हो तो इसकी डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगी। इट मीन्स इसकी डिमांड जो है ये इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक होगी। इनइलास्टिक या तो इसके बारे में, इसके बाद लक्जरी जो है, लक्जरी की डिमांड ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक होती है या मोर इलास्टिक होती है। तो अब कमोडिटी के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर ये नेसेसरी है तो डिमांड है इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक। अगर ये लक्जरी है तो डिमांड विल बी मोर इलास्टिक। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूट, ये भी एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है इलास्टिक ऑफ डिमांड। जिस कमोडिटी के सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल हो या ज्यादा सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल हो, उसका डिमांड मोर इलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक? क्यों मोर इलास्टिक क्यों होगा? थोड़ी सी भी प्राइस चेंज हो जाएगी, पीपल विल शिफ्ट फॉर सबस्टिट्यूट। यस ना? तो डिमांड ज्यादा चेंज हो जाएगी। जिसके जितने ज्यादा अवेलेबल हो सबस्टिट्यूट, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी ज्यादा है, और जिसके सबस्टिट्यूट कम हो उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम है। तो डिफरेंट यूज ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी वो है जिसकी सिंगल यूज है, डिफरेंट यूजेस नहीं है, इसकी डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक। सिंगल यूज है क्योंकि हम इसको टाल नहीं, इसकी यूज को टाल नहीं सकते। तो जो जिसके मोर यूजेस होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं, जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस में ही इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अगर इसका प्राइस कम होता है तो हम सारे यूजेस जो इसके हैं उनके लिए डिमांड करते हैं। तो कमोडिटी जिसकी सिंगल यूज होगी उसकी डिमांड या तो लेस इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी, और जिसके यूजेस ज्यादा होंगे उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी। इसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। एक कमोडिटी वो है जिसकी यूज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी आज नहीं, चलो कल करते हैं। और दूसरी कमोडिटी वो है जिसकी यूज को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। नहीं, मुझे तो ये आज ही एग्जाम मुझे देना है, इसलिए ये पेन मुझे आज ही खरीदना है, यानी मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताइए, एक वो कमोडिटी जिसकी यूज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, दूसरी वो कमोडिटी जिसकी यूज को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। मोर इलास्टिक किसकी डिमांड होगी और लेस इलास्टिक किसकी होगी? यस, जिसकी यूज को हम टाल सकते हैं, कल पर छोड़ सकते हैं, तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी। अगर हमें लगता है कि प्राइस में फ्लक्चुएशंस है तो हमारा डिमांड भी अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट होता है। और जिसकी यूज को हम टाल नहीं सकते, अगर उसकी प्राइस में कितना भी इजाफा हो गया तो हमें वो खरीदनी है, उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगी, दैट इज लेस इलास्टिक। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर, पीपल हुज इनकम आर वेरी हाई और वेरी लो, देयर डिमांड विल ऑर्डिनरीली बी इनइलास्टिक। जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा हो। अच्छा, आप मुझे बताओ, अंबानी क्या सोचेगा कि ये कार कितने की है, ये बिस्तरा कितने का है, ये फ्रिज कितने का है, मुझे लाना है।
सोचेगा ज्यादा नहीं, उसकी डिमांड में प्राइस के उतार चढ़ाव से ज्यादा फर्क डिमांड में नहीं। और जो लो इनकम वाले हैं उनकी वो तो बेसिकली किन चीजों को डिमांड करते हैं, नेसेसिटीज को, साल्ट, मिल्क, चावल, है ना, तो उनकी डिमांड भी कम इलास्टिक या इनइलास्टिक होगी। तो दोनों ग्रुप्स, वेरी हाई इनकम और वेरी लो इनकम, इनकी डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक होती है। लेकिन जो मिडिल इनकम वाले होते हैं उन्हीं की डिमांड इलास्टिक होती है। और तीसरा, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। तो जब एक इंसान किसी चीज का हैबिचुअल होता है, एक्सटमर्ड बनता है किसी चीज का, तो उसके लिए डिमांड इनइलास्टिक होती है। मतलब सिगरेट को 20 से 50 रुपए किया गया, लेकिन पीने वाला जो एक ये बंडल पीता था दिन में, वो फिर भी उसकी डिमांड में कुछ चेंज नहीं आई। तो इनइलास्टिक डिमांड। और प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, जिसपे हम कम प्रपोर्शन अपना इनकम का, सुई पे हम कितना इनकम खर्च करते हैं, अपने इनकम का कितना हिस्सा हम सुइयों पे खर्च करते हैं, बहुत ही मामूली। तो हम सुई 8 आने की हो, 1 रुपए की हो या 2 रुपए की हो, उससे हमें ज्यादा, उसके डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे इनकम का बहुत कम छोटा हिस्सा उस पर खर्च होता है। लेकिन जिसपे हम प्रपोर्शनेटली ज्यादा खर्च करते हैं उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। तो प्राइस लेवल और टाइम पीरियड भी अफेक्ट करता है डिमांड को। और प्राइस लेवल, जिनका प्राइस हाई वेरी लो होता है, फिर वही बात, तो उनकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक नहीं होगी। कंपैरेटिवली जिनका हाई होगा तो उनकी इलास्टिक ज़्यादा होगी। और टाइम पीरियड, शॉर्ट रन में डिमांड ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता है और लॉन्ग रन में डिमांड मोर इलास्टिक होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इतना ही है और आपको इतना ही प्रिपेयर करना है जितना हमने आज पढ़ा है। ठीक है, बाकी